गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 22वीं वीडियो के साथ में क्लास 12th बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व होने वाली घटनाओं एवं संरचनाओं के बारे में अवगत कराया था। उसमें हमने आपको ये बताया था कि पुष्पीय पादपों के नरजननांग पुमंग में निषेचन पूर्व विकसित होने वाली या निषेचन पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं। अब इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि पुष्पीय पादपों के मादा जननांग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे उसको, जायांग में निषेचन पूर्व विकसित होने वाली संरचनाएं। तो डालिए हेडिंग, पुष्पीय पादपों के मादा जननांग, पुष्पीय पादपों के मादा जननांग ब्रैकेट में जायांग, पुष्पीय पादपों के मादा जननांग में निषेचन पूर्व विकसित संरचनाएं। ध्यान दीजिएगा, आपके जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो रिटन पेपर होता है उसमें प्रश्न ये बनता है कि पुष्पीय पादपों के मादा जननांग में निषेचन पूर्व विकसित होने वाली किन्हीं दो संरचनाओं के नाम बताइए या नाम लिखिए ऐसे। तो हालांकि मैंने आपको चार्ट के द्वारा इसके बारे में पहले अवगत करा दिया, फिर भी अब बता रहा हूँ आपको प्रश्न के रूप में कैसे आते हैं प्रश्न। तो इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखना, पहली जो रचना है मादा जननांग, उसमें जननांग की इकाई क्या कहलाती है, अंडप। अंडप, इसे स्त्री केसर भी कह सकते हैं, स्त्री केसर, ध्यान देना। और अंडप किसका रूपांतरण होता है, गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण होता है अंडप या स्त्री केसर, जो कि पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। अब जो दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, अंडप। पता होना चाहिए आपको कि अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, उसके बाद में नीचे का पतला भाग वर्तिका, और आधारीय भाग फूला हुआ कौन सा होता है, अंडाशय। तो इसका जो जननक्षम भाग होता है वो क्या कहलाता है, अंडाशय। तो इसका जो दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं अंडाशय होता है, लेकिन अंडाशय में क्या होता है, बीजांड। मेन भाग क्या होता है अंडाशय में, बीजांड। बीजांड, बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, लेकिन इसको जो भाषा है उसमें क्या बोलेंगे हम, गुरु बीजाणुधानी। इसका दूसरा नाम क्या है, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि बीजांड गुरु बीजाणुधानी का क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो एक बार नीचे प्रश्न आया था कि गुरु बीजाणुधानी का रूपांतरण है बीजांड, ध्यान देना। और ये भी आ सकता है कि बीजांड किसका रूपांतरण है, गुरु बीजाणुधानी का। आपको वहाँ कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु पर्ण। तो आपको ऑप्शन होते हैं वहाँ पर। तो बीजांड, बीजांड आप ध्यान देना, बीजांड में किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोष, एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष इसे बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, ध्यान देना। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद, ध्यान दीजिएगा, मादा युग्मकोद्भिद। और जो चौथा है, मादा युग्मकोद्भिद में किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक, या हम ये भी कह सकते हैं अंड या अंडकोशिका, अंड
या अंड कोशिका, एग या एग सेल, इसे बोलते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक, ध्यान देना। तो ये दो रचनाओं का नाम पूछता है वो, तो मैंने आपको लिखा दी कि पुष्पीय पादपों के मादा जननांग में जायांग, तो जायांग की इकाई क्या कहलाती है? अंडप या स्त्री के सर, ध्यान देना। तो विकसित रचनाएं निषेचन से पहले, मतलब निषेचन होने से पहले इन रचनाओं का पुष्प में या पुष्प के मर जननांग के रूप में निर्माण होता है। अब हम एक एक टॉपिक को गहनता से अध्ययन करेंगे। जैसे पुष्पीय पादपों के नर जननांग अर्थात पुमंग, पुमंग की इकाई पुंकेसर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो टॉपिक शुरू होता है कि पुंकेसर की संरचना। पुष्पीय पादपों या आवर्त बीजी पादपों में एक प्रारूपिक पुंकेसर किस प्रकार का होता है? पुंकेसर क्या होता है कि पुष्पीय पादपों का नर जननांग होता है, ध्यान देना। और जब पुष्प में अनेक सारे पुंकेसर होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 हो सकते हैं, काफी सारे, और इनका जो पुंकेसर का समूह होता है क्या कहलाता है? पुमंग। तो पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। अब हम पढ़ेंगे क्या? एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना। इसमें अगला टॉपिक है आपका पुंकेसर। पुंकेसर स्टेमन, की संरचना, स्टेमन की संरचना, पुंकेसर की संरचना, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखिएगा वास्तव में एक जो प्रारूपिक पुंकेसर होता है, ध्यान दीजिएगा, पुष्पीय पादपों का नर जननांग होता है। एक प्रारूपिक पुंकेसर पुष्पीय पादपों का नर जननांग होता है। पुंकेसर को हम लघु बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, क्योंकि यह लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है। आगे क्या होता है कि पुंकेसर का जो निर्माण होता है, पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन या पुष्पदल से किस रूप में होता है? पूतंतु, योजी और पराग कोश के रूप में होता है। तो देखिएगा एक बार इसका डायग्राम बना के देखते हैं हम पुंकेसर का, कि एक प्रारूपिक पुंकेसर क्या होता है। सॉरी, एक प्रारूपिक पुंकेसर द्विपाली स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप स्ट्रक्चर होती है, द्विपालित स्ट्रक्चर, घुंडीनुमा, नोब लाइक। ये जो भाग होता है जिससे जुड़ा होता है, योजी कहलाता है। तो ध्यान देना, ये होता है परागकोश, पराग कोश से बोलते हैं एंथर, NTHER, एंथर। और ये जो संरचना होती है परागकोश पूतंतु द्वारा, जिस रचना के द्वारा जुड़ा होता है उसे बोलते हैं योजी, कनेक्टिव, कनेक्टिव। और ये होता है पूतंतु, पूतंतु अर्थात फिलामेंट, FILLAMENT, फिलामेंट। और ये होता है तंतु डंठल, तंतु डंठल, अंजना, फिलामेंट नोब, तंतु डंठल होता है ये। आप देखिएगा ये एक प्रारूपिक पुंकेसर है। चित्र क्या है? एक प्रारूपिक पुंकेसर, प्रारूपिक पुंकेसर, ध्यान देना। अब देखिएगा
पुष्पासन, सॉरी कहाँ पर जुड़े होते हैं ये? पुष्पासन से, ये पुष्प दल से। तो अब हम इसके रूप में अध्ययन करेंगे, इसका थ्योरी के रूप में। तो देखिएगा पुंकेसर की संरचना। तो इसमें क्या होता है, एक प्रारूपी पुंकेसर आवर्त बीजी या पुष्पीय पादपों का नरजन्नांग होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि एक प्रारूपिक पुंकेसर, एक प्रारूपिक पुंकेसर पुष्पीय पादपों का नरजननांग, पुष्पीय पादपों का नरजननांग होता है। पुष्पीय पादपों का नरजननांग होता है। पुष्पीय पादपों को हम क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी पादप भी कहते हैं और अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे विकसित प्रकार के पादप होते हैं जिनमें बीज फल भित्ति से ढके होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो नरजननांग होता है। अब ये पुंकेसर दिखाई दे रहा है आपको, एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर। पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन या पुष्पदल से पूतंतु, योजी और परागकोश के रूप में होता है। अब देखिएगा पुंकेसर को और क्या नाम दिया गया है? पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है। क्योंकि यह क्या पुंकेसर या यह लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण, लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। किसको? पुंकेसर को। अब देखिएगा, बोल दिया पुंकेसर का दूसरा नाम क्या हो गया? लघु बीजाणु पर्ण हो गया। और लघु बीजाणु पर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लघु बीजाणु पर्ण का ही रूपांतरण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि इसका निर्माण किससे होता है और किस रूप में होता है? तो पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन या पुष्पदल से पूतंतु, योजी और परागकोश के रूप में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन या पुष्पदल से पूतंतु, योजी और परागकोश के रूप में होता है। परागकोश के रूप में होता है। तो पुंकेसर का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन या पुष्पदल अर्थात दल, पंखुड़ियों से। ध्यान देना। तो देखिएगा परागकोश के रूप में होता है। अगला जो पॉइंट है आपको अब आता है, इसका वर्णन करते हैं हम। डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे पूतंतु कि पूतंतु क्या है। पूतंतु क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, लंबी पतली या डंठलनुमा संरचना होती है। क्या होती है? लंबी है, पतली है, डंठलनुमा संरचना होती है। जिसका समीपस्थ सिरा, ध्यान देना, पूतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासन से या पुष्पदलों से जुड़ा होता है। तो देखिएगा इसके बारे में आगे देखते हैं। अब एक एक का इनका वर्णन कर लेते हैं।
इसको हम डायग्राम के रूप में देखते हैं। कैसे देखते हैं? अब देखिए ध्यान से, यदि हम पुष्प का डायग्राम बनाएं, ध्यान देना, एक हल्का सा डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको। ये होता है कौन सा भाग? जायांग, अंडक, और ये होता है पुष्पासन। पुष्पासन। और यहां पर ये होते हैं बाह्य दलपुंज, एक साइड का बना लेते हैं। और इसके बाद दूसरा जो चक्र होता है, ये होता है पुष्पदल। पुष्पदल। और यहीं से ही पुष्पासन से या पुष्पदलों से क्या निकलते हैं? अगर यहां से निकले ये पुंकेसर, ये देख लीजिए पुंकेसर, और यदि यहां से आते हैं तो ये किससे होते हैं? ये होता है पुष्पासन। ये क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत ये होने चाहिए बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, हमने आपको इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। इसके बाद में ये होते हैं दल, दलपुंज, या इन्हें क्या बोलते हैं हम? पुष्पदल। क्या बोलेंगे इसको? पुष्पदल। पुष्पदल, ध्यान देना, पुष्पदल देखिएगा ये, ठीक है। और जो तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो आ जाते हैं पुंकेसर। पुंकेसर स्टेमन, ध्यान देना। तो पुंकेसर का निर्माण किससे होता है? या तो पुष्पदलों से, ध्यान देना, पुष्पदलों से, या फिर किससे होता है? जायांग से, सॉरी, पुष्पासन से, ध्यान देना। तो इस प्रकार यही स्ट्रक्चर इधर बन सकते हैं आराम से, जैसे आप बनाना चाहो तो देख सकते, लेकिन ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, इससे मतलब नहीं। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि पुंकेसर का निर्माण किससे होता है? पुष्पदलों से या पुष्पासन से होता है। अब आता है इसमें पहला भाग डालेंगे हम एक करके, पुतंतु। मैंने आपको बताया था कि पुंकेसर का निर्माण पुष्पासन या पुष्पदलों से पुतंतु, योजी और परागकोश के रूप में होता है। तो पहले हम डालेंगे पुतंतु। पुतंतु से बोलते हैं फिलामेंट, FILLAMENT, फिलामेंट, ध्यान देना, पुतंतु, ठीक है। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम? कैसी संरचना होती है ये? तो पुतंतु कैसी होती है? यह लंबी, पतली, धागे या डंठल नुमा संरचना होती है। देख लीजिएगा आप, पतली है, लंबी है, धागे नुमा संरचना है। या फिर इसको देख लें आप, इसको एक बड़ा करके इधर दिखाया गया इस डायग्राम को, तो ध्यान देना, पुतंतु। इसको हेडिंग डाला ढंग से, आराम से। पुतंतु से बोलते हैं फिलामेंट, FILLAMENT, फिलामेंट, ध्यान देना। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि पुतंतु मतलब यह पतली, लंबी, यह पतली लंबी धागे नुमा या डंठल नुमा, कैसी होती है? डंठल नुमा, डंठल नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? ध्यान देना, लंबी, पतली, धागे नुमा या डंठल नुमा संरचना होती है, ध्यान देना। इसका जो समीपस्थ सिरा है, ये वाला सिरा, इससे बोलेंगे समीपस्थ सिरा, और परागकोश वाला सिरा दूरस्थ सिरा। तो पुतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासनीय पुष्पदलों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुतंतु पुतंतु का समीपस्थ सिरा, पुतंतु का समीपस्थ सिरा पुष्पासन
पुष्पासन या पुष्प दलों से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। जुड़ा होता है तो यहां देखिएगा समीपस्थ सिरा है पुष्पदलों से, ये पुष्पदल है और ये क्या है, पुष्पासन है। पुष्पदलों से या किस जुड़ा होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और दूरस्थ सिरा किस जुड़ा होगा, परागकोश से, सीधी सी बात है। अब आता है दूसरा योजी, जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये परागकोश है और ये पूतंतु है। परागकोश पूतंतु द्वारा जिस संरचनात्मक ऊतक से जुड़ा होता है उसे योजी कहते हैं। दूसरा भाग क्या है इसका, ध्यान देना, योजी कनेक्टिव, योजी कनेक्टिव, CONNECTIVE कनेक्टिव। यह एक प्रकार का ऊतक होता है, ध्यान देना। तो देखिएगा योजी क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी योजी की। देखिए ध्यान से कि पूतंतु का दूरस्थ सिरा, ये दूरस्थ सिरा है पूतंतु का, ये वाला। तो देखो इसमें देखो पूतंतु का दूरस्थ सिरा, पूतंतु का दूरस्थ सिरा परागकोश से जिस संरचना या ऊतक द्वारा जुड़ा होता है, जिस संरचना या ऊतक द्वारा जुड़ा होता है तो उसे योजी कहते हैं, क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। यह एक बंद ऊतक होता है, यह एक बंद स्टेराइल, STERILE स्टेराइल ऊतक होता है। यह एक बंद ऊतक होता है, ध्यान दीजिएगा। योजी कैसे होता है, एक बंद ऊतक होता है। तो ध्यान देना कि पूतंतु का दूरस्थ सिरा, ये दूरस्थ सिरा है, परागकोश से जिस ऊतक या रचना के द्वारा जुड़ा होता है उसे योजी कहते हैं। यह एक बंद ऊतक होता है। अब आता है तीसरा जो है परागकोश, एंथर बोलते हैं इसको, परागकोश। जिसकी जननक्षम संरचना होती है। तीसरा जो पॉइंट है परागकोश, एंथर, ANTHER, एंथर, परागकोश, ध्यान देना। तो परागकोश कैसे होता है, पुंकेसर के शीर्ष पर, बिल्कुल शीर्ष है या फिर सॉरी पूतंतु के शीर्ष भाग पर स्थित द्विपालित, किसके शीर्ष पर है, पूतंतु कह लो या पुंकेसर कह लो। तो पुंकेसर के शीर्ष भाग पर स्थित द्विपालित है, दो पालियां हैं, एक और ये दो, द्विपालित घुंडीनुमा जननक्षम संरचना को परागकोश कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, परिभाषा देखिए इसकी, पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित द्विपालित, दो पालियों से बनी हुई, द्विपालित बाइलोब्ड, द्विपालित घुंडीनुमा, नोव-लाइक, घुंडीनुमा जननक्षम संरचना, घुंडीनुमा जननक्षम, कैसी है, फर्टाइल, जननक्षम
संरचना को परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित कैसी है, द्विपालित है और लोबलाई के घुंडीनुमा है। और कैसी संरचना है ये, जननक्षम, अर्थात परागकोश में किसका निर्माण होता है, पराग कणों का, पराग कणों का, जिन्हें हम लघु बीजाणु भी कहते हैं, इसलिए जननक्षम संरचना होती है ये। आगे देखिएगा, परागकोश कहते हैं। अब आता है साहब, अब हम पढ़ेंगे परागकोश की स्ट्रक्चर या विकास, परागकोश का विकास या परागकोश की संरचना। आगे का जो टॉपिक होगा आपका, तो ये पुंकेसर की संरचना हो गई थी। अब देखिएगा, जो हमने आपको बताया था कि पुष्पीय पादपों के नरजननांग अर्थात पुमंग या पुंकेसर में निषेचन पूर्व संरचनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं। तो इसमें देखिएगा, पहले हो गई थी पुंकेसर। अब हम पुंकेसर की जो रचना है जननक्षम परागकोश, तो हम परागकोश की संरचना या विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, अगला टॉपिक है एक प्रारूपिक परागकोश, एक प्रारूपिक परागकोश का विकास एवं संरचना, का विकास एवं संरचना, ये टॉपिक है, एक प्रारूपिक परागकोश का विकास एवं संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था, हमने क्या बताया था कि पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित द्विपालित घुंडीनुमा जननक्षम संरचना को परागकोश कहते हैं। अब देखिएगा, पुष्पीय पादपों में परागकोश का विकास या निर्माण किससे होता है, एक से अधिक आर्किस्पोरियल कोशिकाओं, इन्हें बोलते हैं हम पुम बीजाणु की कोशिकाएं के द्वारा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुष्पीय पादपों में परागकोश का निर्माण या विकास एक से अधिक आर्किस्पोरियल कोशिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल कोशिकाएं या पुम बीजाणु की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ध्यान देना। अब देखिएगा इसके बारे में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट अर्थात सत्य बीजाणुधानीय प्रकार का विकास होता है, सत्य बीजाणुधानीय प्रकार का विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है इसमें। आगे देखो कि परागकोश लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण होता है, लघु बीजाणुधानी का, है ना, बताया था कि परागकोश लघु बीजाणुधानी का रूपांतरण होता है। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश कैसा होता है, ध्यान देना, प्रारंभिक अवस्था में परागकोश बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। कैसे होता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के इसे चार कोनों वाली संरचना में बदल देती हैं और इसके चारों कोनों पर चार लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, अर्थात प्रत्येक कोने की संरचना को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इन चारों लघु बीजाणुधानियों के मध्य में योजी नामक ऊतक का निर्माण हो जाता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, संवयन ऊतक। ध्यान देना। अब आते हैं द्विपालित परागकोश में क्या होती है, चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं, जो प्रत्येक परागकोश पाली में दो दो होती हैं। तो इसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा हम, जैसे ये हमने आपको बताया था कि ये चार, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, इस टाइप, यहाँ पर ये योजी का निर्माण हो जाता है, मतलब हल्का से इसको इस टाइप देखेंगे तो ये योजी, ये चार कोनों वाली स्ट्रक्चर।
इस टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है एक। जिस प्रकार आपने देखा होगा एक कैप्सूल, किसका कैप्सूल, तिल का कैप्सूल देखा होगा, इस समय तिल आ रहे होंगे, तो 4 कोने होते हैं उसके अंदर, और इसका जो आधा भाग देखेंगे हम, आधा ऊपर ऐसा कटा हुआ होता है, आधा काट लिया इसको हमने इस टाइप अनुप्रस्थ काट में, तो 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर ध्यान देना। ये इस प्रकार ये 4 होती हैं लघु बीजाणु दानियाँ, लघु बीजाणु दानी, और ये होता है योजी, और ये एक परागकोश की स्ट्रक्चर इस टाइप होती है। ये इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। तो इसका विकास कैसे होता है, यूस्पोरेंजिएट। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा इसमें से लिख लेते हैं कुछ, उसके बाद में इसका चित्र आगे बनाएंगे हम। तो देखिएगा कि पुंके क्या था, ये पुंकेसर के शीर्ष, ये पुंकेसर का योजी ध्यान देना ऊतक है ये, और ये पुतंतु है। तो पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित परागकोश क्या होता है, दोबारा लिखें, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित, पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित द्विपालित घुंडीनुमा जननक्षम संरचना, द्विपालित घुंडीनुमा जननक्षम संरचना परागकोश कहलाती है, परागकोश कहलाती है। अब ध्यान देना, पुष्पीय पादपों में परागकोश का जो विकास होता है या निर्माण होता है वो किस टाइप होता है, एक से अधिक आर्की स्पोरिल कोशिकाओं द्वारा होता है। तो देखिएगा पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में परागकोश का विकास, हम विकास पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में परागकोश का विकास एक से अधिक पुंब बीजाणु की निकट में आर्की स्पोरियल कोशिका, आर्की स्पोरियल, इसका बोलेंगे इसको ARCHE, आर्की स्पोरियल कोशिकाओं, आर्की स्पोरियल कोशिकाओं द्वारा होता है, पुंब बीजाणु की या आर्की स्पोरियल कोशिकाओं द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो कैसी कोशिकाएं होती है, पुंब बीजाणु की या आर्की स्पोरियल कोशिकाओं द्वारा होता है। कितने होते हैं, एक से अधिक, ध्यान देना। तो पुष्पीय पादपों में परागकोश का विकास, किसका विकास, परागकोश का विकास एक से अधिक पुंब बीजाणु की, इनसे क्या बोलेंगे इसको, आर्की स्पोरियल सेल्स या आर्की स्पोरियल कोशिकाओं द्वारा होता है। तो देखिएगा आगे क्या होता है कि इसलिए इसे हम ये भी कहेंगे, इसे परागकोश को, इसलिए इसे सत्य बीजाणु धानी प्रकार का विकास कहते हैं, इसलिए इसे सत्य बीजाणु धानीय प्रकार, सत्य बीजाणु धानीय प्रकार, या हम ये भी कह सकते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप, यूस्पोरेंजिएट टाइप, इंग्लिश में यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट, इसलिए इसे सत्य बीजाणु धानी प्रकार का विकास कहते हैं। मतलब 4 बीजाणु धानी विकसित होती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सत्य बीजाणु धानी है या यूस्पोरेंजिएट टाइप प्रकार का विकास कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि आगे देखो आप ध्यान से
कि पराग कोष किसका रूपांतरण होता है? लघु बीजाणुधानी का। तो आगे देखें, पराग कोष लघु बीजाणुधानी का रूपांतरण होता है। तो पराग कोष का प्राथमिक भाग क्या होता है, या प्राथमिक ऊतक क्या होता है? लघु बीजाणुधानी। तो इसमें आगे लिखे पराग कोष का, या पराग कोष लघु बीजाणुधानी, पराग कोष लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम का रूपांतरण होता है। पराग कोष लघु बीजाणुधानी का, पराग कोष लघु बीजाणुधानी का रूपांतरण होता है। मतलब लघु बीजाणुधानी रूपांतरित होकर किसका निर्माण करती है? पराग कोष का निर्माण करती हैं। तो आगे देखिएगा कैसा होता है अब इसका विकास, कि प्रारंभिक अवस्था में पराग कोष बाह्य त्वचा, प्रारंभिक अवस्था में पराग कोष बाह्य त्वचा, तो बोले एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा से घिरा हुआ, बाह्य त्वचा से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का, कैसी कोशिकाएं? घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। कैसा होता है? कि प्रारंभिक अवस्था में पराग कोष बाह्य त्वचा से घिरा हुआ अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाएं लगातार, आगे देखो, ये कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं? अविभेदित कोशिकाएं। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर क्या जाती है? लगातार विभाजित हो जाती है। लगातार विभाजित होकर 4 कोण वाली संरचना में बदल देती हैं। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर, पराग कोष को, ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर इसे 4 कोणों वाली, ये 4 कोण हो गए, 1 2 3 4, 4 कोणों वाली, 4 कोणों वाली संरचना, 4 कोणों वाली संरचना में बदल देती हैं। 4 कोणों वाली संरचना में बदल देती हैं। प्रत्येक कोने की संरचना को, आगे देखो, प्रत्येक कोने की संरचना को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ध्यान देना, 1 2 3 4, एक पराग कोष में 4 कोने होते हैं और 4 कोनों में एक लघु बीजाणुधानी होती है। तो प्रत्येक कोने की संरचना को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इनके मध्य में, इन लघु बीजाणुधानियों के मध्य में, ये मध्य में होता है, ध्यान रखना, ये इस टाइप किसका निर्माण होता है? योजी का। आगे देखो, इनके मध्य में, इनके मध्य में योजी का निर्माण होता है। योजी का निर्माण होता है। योजी नामक ऊतक का निर्माण होता है। योजी क्षेत्र में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। आगे देखो, योजी क्षेत्र में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। योजी क्षेत्र में संवहन ऊतक पाए
जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समन्वयक पाए जाते हैं। इस प्रकार एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 पाली होती हैं और प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। इस प्रकार आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, इस प्रकार एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। क्या होती है? 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जो प्रत्येक परागकोश पाली में, जो प्रत्येक परागकोश पाली में 2-2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। 2-2 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ध्यान देना, यहां से 2 पाली हो जाती है, प्रत्येक में 2-2, क्योंकि द्विपालित होता है परागकोश होती है। अतः एक प्रारूपी परागकोश चतुष्कोणीय संरचना के रूप में विकसित होता है। अतः एक प्रारूपिक परागकोश चतुष्कोणीय टेट्रास्पोरेंजियस कैसे होती है? परागकोश चतुष्कोणीय संरचना के रूप में विकसित होता है। चतुष्कोणीय संरचना के रूप में विकसित होता है। तो किस रूप में होता है? चतुष्कोणीय संरचना के रूप में विकसित होता है। ध्यान देना, जो लघु बीजाणु धानियां होती हैं, ये आगे विकसित होकर क्या बनाती हैं? परागपुट बन जाती हैं, जिसमें अनेक लघु बीजाणु धानियों में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। तो आगे देखो, लघु बीजाणु धानी, अगला पॉइंट है लघु बीजाणु धानी आगे विकसित होकर परागपुट बन जाती हैं। परागपुट बन जाती हैं। क्या बन जाती है? परागपुट बन जाती हैं, जो परागकोश के अनुलंबत, जो परागकोश के अनुलंबवत विस्तारित होती हैं। परागकोश के अनुलंबत मतलब लंबवत रूप में विस्तारित होती हैं। आगे देखिएगा, इन लघु बीजाणु धानियों में क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, देखो, इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं विकसित होती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये परागकोश का निर्माण होता है और इसकी संरचना होती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में बताएंगे।